सरला की बड़ी बहू मालदार परिवार से थी। वो सरला को खूब शॉपिंग करवाती और सरला उसके कहने पर सारे काम छोटी बहू से करवाती और रात को दोनों उससे पैर भी दबाती। एक दिन बेटे ने देख लिया और माँ पर बहुत गुस्सा हुआ तो सरला ने बेटे को घर से निकाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद बड़ी बहू ने सरला को नौकरानी बनाकर रख लिया और जब सरला उसे निकालने की धमकी देने लगी तो उसने पति को साथ मिलाकर सरला को ही घर से बाहर फेंक दिया और वो एक झोपड़ी के बाहर बैठ गई। तभी उसके पैरों से ज़मीन निकल गई जब झोपड़ी के अंदर से। मम्मी क्या कर रही हो तुम? चलो आओ शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, सीज़न बदल रहा है, मेरे पास घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और मैं आज आपको भी अपनी तरफ से शॉपिंग करवाती हूँ। अपनी बड़ी बहू नैना की बात सुनकर सरला अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी। उसकी आंखों में हैरत भी थी। अभी 3 महीने पहले ही सरला ने अपने दोनों बेटों की शादी की थी। बड़ी बहू नैना और छोटी रागनी थी। नैना का भाई उसकी शादी से कुछ दिन पहले ही दुबई गया था और वहाँ पर सेटल हो गया था। वो अपनी दोनों शादीशुदा बहनों के लिए भी खर्चा भेजता। यूँ नैना के पास अपने भाई की कमाई के पैसे मौजूद रहते थे, जबकि छोटी बहू का एक ही भाई था जो उससे भी कई साल छोटा था। वो भी स्कूल में पढ़ रहा था जबकि उसका बाप ठेला लगाता था। वो जब भी नैना को खुले दिल से शॉपिंग करती और अपनी सास पर पैसे उड़ाते हुए देखती तो वो दिल महसूस कर रह जाती। वो सोचती कि काश उसका भाई भी इस काबिल होता जिसकी वजह से वो भी ससुराल में सर उठाकर जी सकती, अपनी सास के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लेती। सारी ज़िंदगी उसने अपनी माँ से यही सुना था कि अपनी सास की सेवा और सलीके से कदम जमाने की कोशिश करना, पति की भी सेवा करना, अपनी सास को किसी चीज़ की कमी का एहसास ना होने देना। मगर यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही थी। उसकी सेवा सास को नज़र नहीं आती थी, बल्कि उसकी आंखें तो बड़ी बहू के पैसों से चकाचौंध हो रही थीं। बड़े बेटे नरेंद्र की कमाई भी सुरेंद्र से ज़्यादा थी और वो भी सारे पैसे अपनी पत्नी के हाथ पर ही रखता था। खर्चे के नाम पर कुछ पैसे वो अपनी माँ को दे देता और कहता कि मेरे काम में बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही। छोटा भी तो काम करता है, उसका भी हक बनता है कि घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने का। जबकि उनका छोटा बेटा सारे पैसे माँ के हाथ पर रख देता था। रागनी जब भी उससे खर्चे के नाम पर मांगती तो वो प्यार से उसे समझाता कि तुम्हें जो चाहिए हो तुम माँ को बता दिया करो, जानती हो कि मैं सारे पैसे माँ के हाथ पर ही रखता हूँ, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। उन्होंने इतनी मेहनत से हमें पाला पोसा है और अब हम कैसे उन्हें पैसे के लिए मना कर सकता हूँ? मेरी कमाई पर सबसे पहला हक बनता भी उन्हीं का है। ऐसे में रागनी चुप होकर रह जाती थी। वो चाहकर भी अपने पति को इस बात का एहसास नहीं दिला सकती थी कि नरेंद्र भाई भी तो तुम्हारे ही भाई हैं और उनका भी तो इस घर पर उतना ही फर्ज बनता है जितना कि तुम्हारा। मगर वह ऐसी लड़की नहीं थी और कुछ माँ की परवरिश का भी असर था कि वह ऐसी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालती थी जिसे सुनकर उसका पति नाराज हो जाए। चुपचाप वो सब सह रही थी। नैना ने अपने चालाकी से अपने पति को भी मुट्ठी में कर रखा था और सास को भी। घर के किसी काम को वो हाथ नहीं लगाने देती थी। सारे घर का काम रागनी अकेले ही करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन वो दोनों सास बहू कभी किसी शॉपिंग के दौरे पर निकल जाती तो कभी किसी रिश्तेदार के घर। रागनी को अपने साथ लेकर जाना तो दूर की बात, वो तो उसे इस काबिल ही नहीं समझती थी कि उसके साथ बात कर सकें। दोनों सास बहू में कमाल का एका था। फिर जब बात रागनी के खिलाफ होती तो वो दोनों ही एक साथ खड़ी हो जाती थीं। रागनी आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिन पहले ही नैना ने अपने भाई से ज़्यादा पैसे मंगवाए थे। उसने अपने और अपनी सास के कमरे में एसी लगवाया था और टीवी तो सास के कमरे में पहले से ही मौजूद था। अब यूँ वो सारा दिन एसी ऑन करके टीवी में ड्रामे देखने में बिजी रहती थी। सरला ने कहा कि सरलन ऐसे ऐशो आराम के बारे में सोचा था। एक बहू उसे ऐश करवा रही थी तो दूसरी बहू उसकी सेवा कर रही थी, वरना दोनों बेटों की शादी से पहले तो वो घनचक्कर ही बनी रहती थी। पूरा दिन घर के कामकाज ही खत्म नहीं होते थे। वो अकेली जान थी, ऐसे में दोनों बेटे भी उसकी मदद करवाते रहते थे। मगर वो कुछ काहिल थी। यूँ पूरा सुस्ती से काम करती। 2 घंटों का काम पूरे दिन में होता था। जब बेटों की शादी करने लगी तो आसपास की औरतों ने सलाह दी कि अभी उनकी शादी मत करो, तुम समझदार औरत हो, इतनी बेवकूफ़ी वाला काम क्यों कर रही हो? सरला ये सुनकर चौंक गई कि क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम लोग? तब वो कहने लगी कि अभी तुम्हारे अपने बेटे की कमाई खाने के दिन है। अभी से उनकी शादी कर दोगी तो उनकी पत्नी आकर हक जताएंगी, तुम्हें साइड पर कर देंगी और अगर दोनों ही अपने पतियों को लेकर अलग हो गई तो तुम तब क्या करोगी? सरला ये सुनकर सोच में पड़ गई। फिर उसने बहुत छानबीन करके अपने दोनों बेटों का रिश्ता तय किया था। नैना का रिश्ता करते हुए खटक रही थी क्योंकि एक तो उनके हालात काफ़ी अच्छे थे, दूसरा उसके भाई भी जवान थे, काम के काबिल थे, जबकि छोटी बहू की वजह से वो बहुत संतुष्ट थी क्योंकि उसका बाप एक गरीब आदमी था। वो घर वालों का पेट बहुत मुश्किल से पाल रहा था। ऐसे में उसे यकीन था कि ऐसे घराने की लड़की दबकर रहेगी और रही नैना तो उसे नरेंद्र खुद ही सीधा कर देगा। नरेंद्र अक्खड़ स्वभाव का मर्द था जिसको काबू करना आसान काम नहीं था।
तभी तो वो नैना की उसके साथ शादी करने पर तैयार हो गई थी, मगर हैरान रह गई जब उसने नरेंद्र को शादी के अगले दिन ही नैना के नाज नखरे उठाते देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो नैना से उखड़े स्वर में बात करने लगी थी। नैना एक चालाक लड़की थी, वो भी अपनी सास के तेवर समझ गई थी, मगर सरला ये नहीं जानती थी कि नैना उसे काबू करने का पूरा प्लान बना चुकी है। और फिर शादी के अगले दिन नैना ने सास को अपने शीशे में उतार लिया था। अपने दहेज में से एक अच्छा काम वाला सूट जो हल्के रंग का था, वो सास को देकर कहने लगी कि ये आप पहनिए, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। और वो अपनी माँ से कहकर सास के लिए गिफ्ट्स भी मंगवाती रहती थी, और जब उनके हवाले वो गिफ्ट करती तो ये देखकर सरला का दिल भी पिघलने लगा। वो नैना को पसंद करने लगी, जबकि रागनी को वो नौकरानी से ज़्यादा दर्जा देने पर तैयार नहीं थी। और जब से नैना को उसके भाई ने खर्चे की रकम भेजनी शुरू की थी, तो सरला उसी के गुण गाने लगी थी। आज भी वो दोनों एक नई आई हुई मूवी देख रही थी। रागनी किचन में काम करते हुए हलकान हो रही थी। काम करने के दौरान उसे अचानक से चक्कर आ गए थे और वो चकराकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वो दोनों सास बहू इस बात से बेखबर थीं। जब खाने का टाइम हो गया तो इन दोनों को भूख सताने लगी। सरला गुस्से से रागनी को आवाज़ें देने लगी, मगर रागनी होश में होती तो उसकी आवाज़ सुनती। सरला को ये देखकर गुस्सा आ गया कि रागनी के भी पर निकल आए हैं। जब भी वो अपनी सास की बात सुनने को बजाय अपने कमरे में आराम कर रही है। जब वो दोनों किचन में आई तो उसे फर्श पर बेहोश हालत में पड़े देखा। ये देखकर वो दोनों घबरा गई थी और फिर मजबूरन वो उसे डॉक्टर के पास लेकर आई। फिर जो बात डॉक्टर ने बताई उसे सुनकर तो इन दोनों का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। नैना का जलन के मारे बुरा हाल हो गया था। दोनों की एक साथ ही शादी हुई थी। रागनी प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर कहने लगी कि ये कमज़ोर है, इसे अच्छी खुराक की और आराम की ज़रूरत है। और तब नैना ने सोचा कि वो इसे बिल्कुल भी आराम करने नहीं देगी, वो किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। घर आकर नैना झूठ मूठ की बीमार पड़ गई थी और सरला भी अपनी बड़ी बहू को कुछ भी नहीं कहती थी। भला उसे कुछ कहकर अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मार सकती थी। ये खबर सुनकर सुरेंद्र भी बहुत खुश हुआ था कि उसके आंगन में फूल खिलने वाला है, मगर जब वो अपनी पत्नी को घनचक्कर बने देखता तो उसे बहुत दुख होता था। दबे दबे शब्दों में अपनी माँ से कहता कि आप भाभी से भी काम करवा लें, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हैं। और तब सरला ने उसे वो बातें सुनाई कि वो कान लपेटकर कमरे से बाहर निकल गया था, मगर उसके दिल में अपनी माँ के लिए बाल आ गया था। भला ये क्या बात हुई कि बड़ी बहू के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं और छोटी बहू को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, जबकि छोटी बहू प्रेग्नेंट है और बड़ी बहू के यहाँ तो अभी तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तभी तो वो रागनी से जलती थी। वो उसकी होने वाली औलाद को नुकसान पहुंचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। कई बार उसने रागनी को धक्का देने की कोशिश की। वो बाल बाल गिरते हुए बची। रागनी को भी अंदाज़ा हो गया था कि नैना उसकी दुश्मन है। वो उससे ये इकलौती खुशी भी छीन लेना चाहती थी। तभी तो वो सतर्क हो गई थी और दबे दबे शब्दों में वो सुरेंद्र को भी अपनी सास और जेठानी के व्यवहार के बारे में बताने लगी थी। सुरेंद्र भी ये सब कुछ देख रहा था, मगर वो किसी वजह से खामोश था। वो सोच रहा था कि शायद खुद ही माँ को एहसास हो जाए। उसने नरेंद्र भाई से भी इस बारे में बात की, मगर वो भी अपनी माँ और पत्नी के साथ थे। वो भी उससे कहने लगे कि वो जोरू का गुलाम बनकर रह गया है, पत्नी की जुबान से सुनता है, उसकी आंखों से देखता है। सुरेंद्र वो उससे ये नहीं कह सका कि तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम तो अपनी पत्नी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकते, मगर वो सिर्फ ये सोच कर रह गया था। कहने का मतलब था कि अपने लिए मुसीबत को दावत देना। यहाँ तक बात रहती तो ठीक थी। इस हालत में होने के बावजूद भी सरला और नैना रात को उससे अपने पैर दबवाती थीं। सरला उससे कहती थी कि जब तक तुम मेरे पैर न दबा लो मुझे नींद नहीं आती। पूरी रात अजीब सी बेचैनी रहती। और फिर नैना भी अपने पैर उसके आगे कर देती, कहती कि मुझे भी पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो थोड़ी देर मेरे पैर भी दबा दो। और रागनी खामोशी से इन दोनों के हुक्म पर अमल किए जाती थी। उस दिन सुरेंद्र काफ़ी देर से रागनी का अपने कमरे में इंतज़ार कर रहा था, मगर रागनी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुरेंद्र की जॉब में तरक्की हो गई थी। वो ये खुशखबरी रागनी को सुनाना चाहता था। जितना वो उससे बात करने के लिए बेताब हो रहा था, उतना ही वो लेट हो रही थी। वो सोचकर दुखी हो गया कि आधी रात होने को आ गई और अभी तक रागनी के काम खत्म नहीं हो रहे। जब वो किचन में आया तो खाली किचन भाएं बाएं कर रहा था। रागनी वहाँ पर नहीं थी। माँ के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। जब वो सरला के कमरे में आया तो सामने का दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। नैना सास के बेड पर लेटी हुई थी और रागनी उसके पैर दबा रही थी। ये देखकर नरेंद्र का दिमाग गुस्से से घूम गया था। फिर उसने नैना को खूब खरी खरी सुनाई, मगर उसकी ये बात नरेंद्र और सरला दोनों को ही बुरी लगी थी। सरला कहने लगी कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। अगर तुम्हें अपनी पत्नी का काम करना इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा सकते हो। सुरेंद्र ने फैसला कर लिया था कि वो किसी तरह भी अब रागनी को इस घर में रहने नहीं देगा। उसने अपने भाई और माँ का बहुत लिहाज कर लिया था, मगर ये लोग ना जाने क्यों उसके दुश्मन बन गए थे।
जब सुरेंद्र यहाँ से चला गया तो सरला के दिल को कुछ हुआ था। वो उसका बेटा था, वो उससे बहुत प्यार करती थी, मगर खुश थी कि उसके पास नैना मौजूद थी। वो उसे वैसे ही ऐश करवाती रहेगी जैसा कि पहले करवा रही थी। मगर अब जब नैना को पता चला कि घर की जिम्मेदारी उस पर पड़ी है तो अब वो गुस्से से झुंझलाने लगी थी। उसने घर में नौकरानी भी रख ली थी जिसकी सैलरी वो नरेंद्र से वसूल करती थी, मगर अपनी सास से कहा था कि ये पैसे उसका भाई बेचता है। और यूँ सरला उससे और खुश हो गई थी। खाना बनाने का काम नैना को खुद ही करना पड़ता था क्योंकि नौकरानी सिर्फ बर्तन धोने, झाड़ू और कपड़े धोने का काम ही करती थी और नैना इस काम से भी जान छुड़ाती थी। और यूं भी वो इतना बेस्वाद खाना बनाती थी जो सरला के लिए हलक से नीचे उतारना मुश्किल हो जाता था। यूं खाना बनाने का काम सरला ने फिर से अपने जिम्मे ले लिया था। कभी कभार नैना रोटी बना लेती और कभी वो भी सरला के जिम्मे डाल देती थी। कितना समय गुजर गया था, सुरेंद्र इसके बाद घर में नहीं आया था और सरला भी उसे याद नहीं करती थी। उसे लगता था कि सुरेंद्र ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, पत्नी की बातों में आकर माँ को छोड़ दिया। ऐसे में सरला भूल गई थी कि वो उसकी पत्नी के साथ कितनी ज्यादती करती रही थी। अब नैना का व्यवहार बदलने लगा था। उसने नौकरानी भी हटा दी थी। एक एक करके सारे काम अब सरला को फिर से करने पड़ते थे। सरला भी बुरी तरह से झुंझलाने लगी थी क्योंकि नैना ना तो उस पर पहले की तरह पैसे खर्च करती थी और ना ही उसे ढेरों ढेर गिफ्ट्स ला कर देती थी, बल्कि हर समय वो अपने माथे पर तेवड़ियां चढ़ाए रखती और सरला से ऐसे बात करती कि जैसे सरला इस घर की नौकरानी हो। नरेंद्र का व्यवहार भी बदलने लगा था। वो दो घड़ी भी माँ के पास आकर नहीं बैठता था और नैना भी इस बात बात पर उसके साथ बदतमीजी करती थी। सरला, जिसने सारी जिंदगी अपनी सास नंदों की नहीं सुनी थी, उनके साथ बनाकर नहीं रखी थी, सारी जिंदगी अकेले उसने ऐश में बिताई थी, अब वो नैना का ये व्यवहार कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। और नरेंद्र का व्यवहार भी उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। नरेंद्र भी माँ से गुस्से से बात करता था। एक दिन सरला फट पड़ी, खूब बातें सुनाई, कहने लगी कि जब से मैं इस घर में लेकर आई हूँ, जिंदगी मुश्किल बनकर रह गई है। तुम्हें ना खाना ढंग से बनाना आता है, ना कोई काम करना आता है। सारा दिन तुम बिस्तर तोड़ती रहती हो और मैं इस उम्र में बूढ़ी हड्डियाँ घिसाती हूँ, तुम्हारे आगे खाना रखती हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सास से काम करवाते हुए। नैना ने तब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नरेंद्र से कहने लगी कि ये आपकी गैर मौजूदगी में भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। मैं सारे घर के कामकाज भी करती हूँ, मगर इसके बाद भी ये मुझे बदतमीजी की, बेऔलादी के ताने देती हैं। औलाद देना तो भगवान के हाथ में है, मगर तुम्हारी माँ इसका दोषी भी मुझे समझती हैं। इनकी मैं इतनी सेवा करती हूँ, मगर इसके बावजूद भी तुम्हारी माँ खुश नहीं होती। नरेंद्र, जो नैना से बहुत प्यार करता था, वो उसके आंसुओं के आगे हार के कहने लगा कि माँ, इस घर में अगर रहना है तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखना सीखो। मेरी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे अपनी बातों से आपको तकलीफ पहुँचाने की परमिशन मैं दे सकता हूँ। नैना मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इसके साथ बुरा व्यवहार करे, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। वो नैना को लेकर कमरे में आ गया था और सरला को आज सही मायनों में अपने किए का एहसास हुआ था। उसे आज सुरेंद्र की और रागनी की याद आ रही थी। सारी कड़वी कसीली बातों को, उसकी ज्यादती को बर्दाश्त कर रही थी और सुरेंद्र भी किसी बात में नहीं बोलता था, मगर इसके बावजूद उसने उन दोनों के साथ ज्यादती की। नरेंद्र ने नैना की बातों में आकर उसके साथ इतना गलत किया और अब नैना उसके साथ वही व्यवहार करने लगी थी जैसा वो दोनों मिलकर रागनी के साथ करती थीं। उस दिन वो कमरे में सो रही थी जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सरला हैरान परेशान होकर उठ बैठी। दरवाज़ा खोला तो सामने नरेंद्र और नैना दोनों खड़े थे। दोनों अजीब सी नज़रों से सरला को देख रहे थे। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? आधी रात को तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अगले दिन नैना के मायके में किसी की शादी थी और वो वहाँ पर जाने के लिए पिछले कई दिनों से शॉपिंग कर रही थी। नए गहने बनाकर उसने रखे थे। नैना कहने लगी कि वो गहने मुझे अपने कमरे में नहीं मिल रहे हैं, मैं आपके कमरे की तलाशी लेने आई हूँ। उसकी बात सुनकर सरला का मुंह खुले का खुला रह गया। कैसी बातें कर रही हो तुम? तलाशी लेने के लिए मेरे कमरे में क्यों आई हो? तुमने जहाँ पर रखा होगा वहीं पर होगा। मेरे कमरे में तुम्हारे गहने कहाँ से आएंगे? मैं तो तुम्हारे कमरे में जाती भी नहीं हूँ। मगर नैना कुछ कहे बगैर उसके कमरे की तलाशी लेने लगी और फिर अलमारी से उसने वो मखमली डिबिया निकाली और निकाल कर बाहर रखी और नरेंद्र को जताती हुई नज़रों से दिखाने लगी। तब सरला को एहसास हुआ कि नैना कितनी जहरीली औरत है। उसने अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने नैना के गहने चोरी किए हैं और नरेंद्र की बर्दाश्त यहीं तक थी। उसने सुबह होते ही माँ को घर से निकाल दिया कि आप यहाँ से चली जाओ माँ, अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अपने ही घर में अपने ही बेटे की चोरी करेंगी और मैं इस बात के लिए कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा। सरला रोती रही, उसके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर उसने अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी और सरला रोते रोते वहाँ से बहुत दूर निकल आई थी। वो आबादी से दूर हटकर झोपड़ी के पास आकर बैठ गई थी।
ना जाने ये झोपड़ी इस खाली जगह पर किसने बनाई थी, यहाँ पर कौन रह रहा था। और फिर तभी उस झोपड़ी से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। सरला उसकी आवाज़ सुनकर तड़प गई और जब झोपड़ी के अंदर आई तो सामने का दृश्य देखकर वो हक्का बक्का रह गई थी। वहाँ पर रागनी खड़ी थी, उसकी सरला की तरफ कमर थी, वो एक बैग में सारे कपड़े डाल रही थी। फिर जब वापस पलटी तो उसकी नज़र सरला पर पड़ी। वो हैरान परेशान रह गई। सरला को भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो यूं रागनी को कभी सामना भी कर सकती है। और तभी सुरेंद्र भी घर आ गया। अपनी माँ को देखकर वो भी हैरान रह गया। फिर वो अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगा। सरला भी कितनी देर तक रोती रही। आज उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो रहा था। तब रागनी भी उसके पास आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार उसके सर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद दिया था। और फिर सरला ने सारी बात सुरेंद्र को बता दी। तो ये सुनकर वो भी गुस्से में आ गया। कहने लगा कि माँ, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, तुम्हें मेरे घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आज नहीं तो कल नरेंद्र भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और उन्हें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने अपनी पत्नी की बातों में आकर कितना गलत किया। सरला हैरान थी कि ये क्या सुरेंद्र इस झोपड़ी में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रह रहा है। सुरेंद्र कहने लगा कि मैं कितने टाइम से इस झोपड़ी में रह रहा हूँ, मगर अब मैंने एक छोटा सा घर बना लिया है जो 2 कमरों का है, मगर वो हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। सरला उसके घर में आ गई थी। रागनी वैसे ही उसकी सेवा करती थी जैसे कि शुरू के दिन में करती थी। उसने एक बार भी सरला को ये नहीं जताया कि वो उसके साथ क्या क्या व्यवहार करती रहती थी। सरला उसकी सेवा से शर्मिंदा होती रही। कई महीने गुजर गए थे और तभी एक दिन नरेंद्र रोता धोता सरला के पास पहुंच गया था। उसने अपने किए की माफ़ी मांगी। कहने लगा कि मैं बहुत पापी हूँ जिसने अपनी माँ को अपने घर से निकाल दिया, मगर माँ मैं खुद भी खाली हाथ रह गया, मैं लूट गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। सरला लाख अपने बेटे से नाराज़ सही, मगर जब उसे इस तरह रोते हुए देखा तो वो भी तड़प गई। वो कहने लगा कि नैना ने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे घर से निकलने के कुछ दिन बाद ही मुझे पता चल गया कि वो गहने उसने खुद तुम्हारे कमरे में रखे थे। और ये बात वो अपनी माँ को फ़ोन पर बता रही थी कि कैसे उसने पहले रागनी और फिर तुम्हारा पत्ता साफ किया। तब मुझे उस औरत से नफरत हो गई थी, मेरा उसके साथ व्यवहार बदल गया था। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सका। उस औरत ने मुझ पर तलाक का केस दायर कर दिया था, क्योंकि अब उसकी किसी और आदमी पर नज़र पड़ गई थी जो कि बहुत पैसे वाला है। अब वो उसके साथ शादी करने के लिए मरी जा रही है। मैंने भी उसे तलाक दे दी, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरा अपना घर भी उजड़ गया और ये सब मुझे तुम्हारे साथ जो मैंने किया है उसकी सज़ा मिली है। सरला ये सोचती रह गई कि आज हम जो बोते हैं कल को वही काटते हैं। मैंने जो कुछ रागनी के साथ किया वो सब मेरे साथ भी हुआ, और रही नैना जो उसने मेरे और मेरे बेटों के साथ किया, कल को वो भी भुगत लेगी, कल को वो भी अपनी उगाई हुई फसल को काटेगी, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।